नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जापान के तोक्यो में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। क्वाड देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अशांत विश्व को आज भारत में आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। गुजरात के वडोदरा में स्वामीनारायण मंदिरों में आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विश्वविद्यालयों को विचारों की लड़ाई का मंच नहीं बनना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए नई पहलों को शुरू करके संकट को अवसर में बदला। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत के पास दुनिया का कंटेंट हब और फिल्म निर्माण का बड़ा केंद्र बनने की क्षमता। उच्चतम न्यायालय ने 1988 के रोड रेज मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मथुरा में जिला और सत्र न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद को भूमि के स्वामित्व की मांग वाली श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास और अन्य निजी पक्षों की याचिका को स्वीकार किया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में आज निखत जरीन का सामना थाईलैंड के जितपांग जुटामस से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जापान के तोक्यो में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये बैठक पिछले वर्ष मार्च में वर्चुअल माध्यम से पहली आभासी बैठक के बाद क्वाड नेताओं की चौथी मुलाकात है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में क्वाड नेता को हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास और आपसी हित और मौजूदा वैश्विक मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। The summit in Tokyo is the 4th interaction of Quad leaders since their first virtual meeting in March 2021, and of course the in-person summit in Washington last September, and the virtual meeting in March this year. श्री बागची ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। The meeting with Prime Minister Kishida will provide an opportunity for the two leaders to carry forward their conversations from the 14th India-Japan Annual Summit, which was held in March 2022 in Delhi. During his visit, Prime Minister will participate in business event with Japanese business leaders. He will also address and interact with the Indian community in Japan. प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की आशा है। The U.S. Prime Minister will have a bilateral meeting with the U.S. President on 24th May. The meeting will mark a continuation of their regular dialogue, having interacted most recently in virtual mode on 11th of April this year. The two leaders are expected to review the India-U.S. strategic partnership and follow up on discussions held during Prime Minister's bilateral meeting with President Biden last September. They will also exchange views on regional and global developments of shared interest. श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अशांत विश्व को आज भारत में आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। गुजरात के वडोदरा में स्वामी नारायण मंदिरों में आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर पीढ़ी का सतत चरित्र निर्माण प्रत्येक समाज का आधार है। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन परंपराओं और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी नई पहचान बना रहा है। संस्कार अभ्युदय शिविर का ये आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत
जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े और पूरी मानव जात को दिशा दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज पूरी मानवता को योग का मार्ग दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान दुनिया को वैक्सीन और दवाएं भेजकर हमने कमजोर आपूर्ति श्रृंखला के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद जगाई है। कोरोना काल के संकट के बीच दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने से लेकर बिखरी हुई सप्लाई चेन्स के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद तक, वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच शांति के लिए एक सामर्थ्यवान राष्ट्र की भूमिका तक भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को विचारों की लड़ाई के स्थान की जगह विचारों के आदान प्रदान का मंच बनना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि कोई भी विचारधारा बहस और चर्चा से ही बढ़ सकती है। परिवर्तन का जो विचार होता है, परिवर्तन के लिए जो नीति होती है और परिवर्तन की जो कल्पना होती है, इसका वाहक विश्वविद्यालय ही हो सकता है। जब भी युग परिवर्तित होता है, कालखंड कोई भी हो, समय कोई भी हो, तो वो परिवर्तन का वाहक हमेशा विश्वविद्यालय ही बना है। हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे उदाहरण कि ढेर सारे अलग अलग प्रकार के वैचारिक आंदोलन के, सामाजिक आंदोलन के, स्वतंत्रता के आंदोलन के और अब विचार के परिवर्तन के आंदोलन के भी वाहक विश्वविद्यालय ही बन सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसका सभी ने स्वागत किया है और किसी ने विरोध नहीं किया। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश बन गया है। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत की अपनी कोई रक्षा नीति नहीं थी और अगर ये थी तो विदेश नीति की छाया में थी। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले करके भारत ने रक्षा नीति का अर्थ बताया है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत हर देश के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अपनी सीमा से कोई समझौता नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से समय की मांग के अनुसार पेटेंट के क्षेत्र में अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल उपकरण के उपयोग से कोविड के साथ तपेदिक की 2 दिशाओं के परीक्षण जैसी नई पहल शुरू की है। उन्होंने कहा कि भारत ने क्षय रोग उन्मूलन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आपदा को अवसर में बदला है। तपेदिक साझेदारी बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा कि टीबी वाले लोगों को अपनाने की पहल इस वर्ष शुरू की जाएगी। ये पहल उद्योगों, संगठनों, राजनीतिक दलों और लोगों को आगे आकर तपेदिक से संक्रमित और उनके परिवार को अपनाने, पोषण और सामाजिक सहायता प्रदान करने का आह्वान करेगी। इस वर्ष के अंत में सरकार एक नया स्वीकृत भारत में निर्मित टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण CTB उपकरण पेश करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरी क्षमता से जारी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। अगले वर्ष सितंबर तक इस कॉरिडोर के पूरे होने की संभावना है। इस कॉरिडोर के बीकानेर से जोधपुर तक का 277 किलोमीटर हिस्सा इस वर्ष के अंत तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। श्री गडकरी ने बताया कि अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर के निर्माण पर कुल मिलाकर 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत के चमड़ा उद्योग को पर्यावरण नियमों के अनुसार कार्बन मुक्त किया जाएगा। चेन्नई में उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों के लिए चमड़ा क्षेत्र की नई विकास दृष्टि, सततता, पूरे तौर पर रिसाइकिल की व्यवस्था, कार्मिकों की आय में समानता और ब्रांड निर्माण होगी।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर स्टार्टअप्स नए उत्पाद प्रस्तुत करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उन्हें पूरी वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय चमड़ा उद्योग देश के 75 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जापान के तोक्यो में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। क्वाड देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अशांत विश्व को आज भारत में आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। गुजरात के वडोदरा में स्वामी नारायण मंदिरों में आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, विश्वविद्यालयों को विचारों की लड़ाई का मंच नहीं बनना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए नई पहलों को शुरू करके संकट को अवसर में बदला है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत के पास दुनिया का कंटेंट हब और फिल्म निर्माण का बड़ा केंद्र बनने की क्षमता। उच्चतम न्यायालय ने 1988 की रोड रेज मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मथुरा में जिला और सत्र न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि के स्वामित्व की मांग करने वाली श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास और अन्य निजी पक्षों की याचिका स्वीकार की। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश में लगातार तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित। इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में आज निखत जरीन का सामना थाईलैंड की जिटपांग जुटामस से और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत के पास दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनने की क्षमता है और यह फिल्म निर्माण के लिए पसंदीदा स्थान है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य भारत की मीडिया और मनोरंजन के लिए उपयुक्त तंत्र को बढ़ावा देना है, जिससे सालाना $53 अरब की आय होने की उम्मीद है। इंडिया फोरम ऑन इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड पर पैनल चर्चा में श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय सिनेमा न केवल देशवासियों बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों का भी मनोरंजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिनेमा ने भारत की गाथा को बहुत ही खूबसूरती से पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिनेमा ने देश में स्वतंत्रता संग्राम का भी बेहतर ढंग से चित्रण किया है। The celebration of India at Cannes and the recognition of our cinematic excellence, the world over is set to manifest the country into the content hub of the world. Today, the flavor, the choice and narrative has shifted from the Eden in the west and settled in the east. India's journey has been beautifully captured and narrated through cinema. Indian cinema has played a crucial role and portrayed our fight for independence, be it through turbulent times and in our triumphs. Today, the media and entertainment sector in India is a significant contributor not only to the creative economy but also for projecting India's soft power abroad. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका की राजकीय यात्रा संपन्न करने के बाद सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स की राजधानी किंग्सटाउन पहुंच गए हैं। गवर्नर जनरल सुश्री डेम सुसान डॉगन ने उनका स्वागत किया। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स और भारत के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से बातचीत करते रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रपति कोविंद का यह दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है।
MOU पर हस्ताक्षर के अलावा राष्ट्रपति कोविंद सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स की संसद को संबोधित करेंगे। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी भारत सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स से जुड़ा हुआ है। भारतीय मूल के लोग 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में इस द्वीप पर लाए गए थे। उन व्यक्तियों के वंशज अब स्थानीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स की यह पहली राष्ट्राध्यक्ष यात्रा छोटे द्वीप विकासशील देशों के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए किंग्सटाउन से अरुण कुमार सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अफगानिस्तान को विशेष रूप से गेहूं, दवाओं और टीकों की आपूर्ति करता रहेगा। श्री बागची ने कहा कि पिछले वर्ष अगस्त में काबुल में खराब सुरक्षा स्थिति के कारण भारत को अपने सभी कर्मियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना पड़ा था। चीन द्वारा पेंगोंग झील पर एक अन्य पुल के निर्माण की खबर पर श्री बागची ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और चीनी पक्ष के साथ बातचीत जारी है। केंद्र ने कच्चे जूट के मूल्य पर लगा प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। ये फैसला कल से लागू होगा। पिछले वर्ष 3 सितंबर से TD5 ग्रेड के जूट का मूल्य 6,500 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया था और इसी भाव पर जूट मिलों और अन्य खरीदारों को जूट खरीदना पड़ता था। कच्चे जूट व्यापार बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने आज पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज के मामले में 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 1988 में रोड रेज की घटना में पटियाला के गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। न्यायालय की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अंतर्गत गैर इरादतन हत्या के आरोप में याचिका खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू को बरी करने के अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा की अनुमति दी थी। मथुरा में जिला और सत्र न्यायालय ने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास और अन्य निजी पक्षों की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि के स्वामित्व की मांग की गई है। याचिका को स्वीकार करने के बारे में पिछले 1.5 वर्ष से चर्चा चल रही थी। ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थल के बगल में स्थित है, जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म स्थल माना जाता है। विवाद में 13.37 एकड़ भूमि का स्वामित्व शामिल है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह भूमि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी सर्वेक्षण रिपोर्ट आज अदालत को सौंप दी गई। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने आकाशवाणी को बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में परिसर की 1500 फोटो और 32 GB की 8 मेमोरी चिप्स हैं। विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने जिला सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में 14, 15 और 16 मई को कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाए गए अजय मिश्रा ने कल 6 और 7 मई को कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की थी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री जाखड़ एक अनुभवी राजनेता हैं और वे पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस कड़ी में मैंने पहले कहा कि एक अपनी छवि रखने वाले ऐसे सुनील जाखड़ जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह हम सबके साथ मिलकर के हम पंजाब को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे और राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने में उनका अनुभव का हम सदुपयोग करेंगे और पार्टी मजबूत होगी पंजाब को मजबूत करने के लिए और उसमें सुनील जाखड़ जी का विशेष योगदान रहने वाला है। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी पार्टी प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। शनिवार को सभी राज्यों के राज्य संगठन सचिवों की बैठक होगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने आज कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आतंकियों को धन मुहैया कराने के एक मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने यासीन मलिक से अपना वित्तीय आकलन पेश करने को कहा। इसके अलावा NIA को निर्देश दिया गया कि वो मलिक के वित्तीय आकलन के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करे। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने 4 आतंकियों और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है।
ये सभी इस महीने की 17 तारीख को बारामूला कस्बे के दीवान बाग में शराब के एक ठेके पर ग्रेनेड हमले में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में मचैल यात्रा और श्री अमरनाथ यात्रा से पहले आज सेना, पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों के उच्च अधिकारियों ने एक बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दविंदर आनंद ने बताया कि बैठक में आगामी मचैल और श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी व्यापक चर्चा की गई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायक नाना साहेब पेशवा द्वितीय को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 19 मई 1824 को कानपुर जिले के बिठूर में हुआ था। मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन को समर्पण के लिए विवश किया और 1857 में कानपुर पर नियंत्रण कर लिया। जन्म के समय नाना साहेब का नाम नाना गोविंद ढोंढू पंत रखा गया। नाना और उनके भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। नाना साहेब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बड़े हुए। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगला पेशवा बनने का नाना साहेब का दावा मानने से इनकार कर दिया। नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 1853 में अपनी दूत अजीमुल्लाह खान को इंग्लैंड भेजा, लेकिन अजीमुल्लाह खान ब्रिटिश सरकार को पेंशन फिर शुरू करने के लिए नहीं मना सके। नाना साहेब ने ब्रिटिश नीति को चुनौती दी और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। जून 1857 में नाना साहेब ने अपने कमांडर तात्या टोपे के साथ कानपुर में ब्रिटिश ठिकाने पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक महीने में ही अंग्रेजों ने नाना साहेब की सेना को हरा दिया और कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नाना साहेब को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दमन के बाद माना जाता है कि नाना साहेब नेपाल चले गए। ये मालूम नहीं है कि उनका निधन कब, कहां और कैसे हुआ, लेकिन नाना साहेब का साहस आज भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करता है। इस महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी को नमन। खुल गया नया द्वार है, ईशान की झलकार है। सलामी आसमां बादलों में भार है। आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी पूर्ण तालुकदार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। चटगांव मालखाने पर हमले के बाद ब्रिटिश सेना और पुलिस संबंधित क्रांतिकारियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने 19 मई 1930 को पूर्ण तालुकदार के घर को घेर लिया। माना जा रहा था कि वहां कुछ क्रांतिकारी छिपे हैं। 3 लोगों ने वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से 2 गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें से एक मकान मालिक पूर्ण तालुकदार थे। इस महान देशभक्त को नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी विठल दास वल्लभ दास चंदन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 19 मई 1930 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के वडाला के निवासी थे। उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था।
विट्ठल दास 19 मई 1930 को मुंबई के एस्प्लेनेड मैदान में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसभा में शामिल हुए थे। ब्रिटिश पुलिस ने जनसभा में शामिल होने से रोकने के लिए स्वयंसेवकों पर लाठियां बरसाई। विट्ठल दास पुलिस की लाठी से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण घायल विट्ठल दास ने हिम्मत की और एस्प्लेनेड मैदान की जनसभा में शामिल होने के लिए ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन रेलगाड़ी में वे बेहोश हो गए और चलती ट्रेन से गिर गए और जनसभा में पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय को शत शत नमन। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो। हम शहीद गुलाब खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। कंपनी की सेना ने गुलाब खान को पकड़ लिया और उन पर ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत करने का आरोप लगाया। 1857 को गुलाब खान को आजीवन निष्कासन और बेड़ियों में सश्रम कारावास की सजा दी गई। शहीद गुलाब खान को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1416 अंक की भारी गिरावट के साथ 52,792 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 431 अंक गिरकर 15,809 पर आ गया। इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में फ्लाईवेट के फाइनल में आज रात निखत जरीन का सामना थाईलैंड की जिटपांग जुटामस से होगा। निखत ने कहा कि वे फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करेंगी। मेरा पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल होगा और पहला फाइनल है, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं और अपने देश के लिए यहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर लेकर जाऊँ। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। गुजरात ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 3 विकेट पर 72 रन बना लिए हैं। इम्फाल में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक 14 जिलों के 33 गांवों में करीब 3,000 लोग वर्षा से प्रभावित हुए हैं। भूस्खलन में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। 7 हेक्टेयर से अधिक खेती को नुकसान हुआ है, जबकि करीब 400 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित असम में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 20 सदस्यों की टीम को तलाश और बचाव अभियान के लिए लगाया गया है। सबसे अधिक प्रभावित बराक घाटी और दीमा हसाओ जिलों में आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। प्रशासन की मदद के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों में यूनिसेफ 7 चिकित्सा दल तैनात करेगा। लगभग 50,000 विस्थापित लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जापान के तोक्यो में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। क्वाड देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अशांत विश्व को आज भारत में आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विश्वविद्यालयों को विचारों की लड़ाई का मंच नहीं बनना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए नई पहलों को शुरू करके संकट को अवसर में बदला। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत के पास दुनिया का कंटेंट हब और फिल्म निर्माण का बड़ा केंद्र बनने की क्षमता। उच्चतम न्यायालय ने 1988 के रोड रेज मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मथुरा में जिला और सत्र न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि के स्वामित्व की मांग वाली श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास और अन्य निजी पक्षों की याचिका को स्वीकार किया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भाजपा में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त।
इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में आज निखत जरीन का सामना थाईलैंड के जितपांग जुटामस से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।